नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनप्रिय नेता राजा रामपाल जी। उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। आज स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम ये जानना चाहते हैं, राजनीति में तो सब आपको पहचानते बड़े अच्छे से, जनप्रिय नेता रहे हैं और क्या क्या किया सब जानते हैं। विकास से लेकर लोगों के बीच में कैसे आप जुड़े रहे हैं सब जानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कैसे राजनीति में आने का अवसर कैसे मिला और शिक्षा कैसे हुई, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले? मैं तो मूल रूप से ग्राम सिरो, पोस्ट पतारा, तहसील घाटमपुर, आज की तारीख में कानपुर नगर का मूल निवासी हूँ। मेरी जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा, प्राइमरी की शिक्षा ग्राम सिरो में और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा परिलालपुर में, इंटरमीडिएट की शिक्षा गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज घाटमपुर में और बीए की शिक्षा डीबीएस कॉलेज कानपुर, लॉ की शिक्षा डीएवी लॉ कॉलेज कानपुर करने के बाद वकालत कर रहा था। आज के 30 साल पहले कांसीराम साहब ने एक नारा दिया। उन्होंने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं भी जिंदगी के बचपन से ही मैं जो काम कर रहा था उससे संतुष्ट नहीं था। हम बड़ा काम करना चाहते थे और मैं उससे संतुष्ट नहीं रहा और इसलिए जब वकालत की शिक्षा आपने की उससे संतुष्टि नहीं मिली, उससे नहीं कि और लोगों का कैसे भला किया जाए, करोड़ों के जन कल्याणकारी कैसे किया जाए। तो मैं वकालत करते हुए तमाम दल, उस समय जनता दल था, समाजवादी पार्टी उस समय बनी थी, शुरुआत थी, कांग्रेस थी, बीजेपी के लोग थे। तो मैं उन तमाम नेताओं के पास गया। मैंने पूछा, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ। लेकिन उनसे हमने कहा कि पूछो क्यों आना चाहते हो। तो जिस नेता के पास मैं जाता था, जब मैं ये कहता था कि आप पूछिए हमसे क्यों आना चाहते हो राजनीति में, तो पूछते थे कि भाई क्यों आना चाहते हो। तो हम कहा, मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य उन लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने सुनने वाला नहीं है, वो चाहे राजनीतिक मार्ग हो चाहे गैर राजनीतिक मार्ग हो। तो हमें आज तक किसी नेता ने राजनीति में आने के लिए कोई हमें सही जवाब नहीं दे पाए। असहाय गरीबों और मजदूरों के लिए आवाज बनना चाहते थे, लेकिन वो चाह रहे थे नहीं, वो दे ही नहीं पाया कि क्यों आ रहे हो। मैं कहा, मैं तो राजनीतिक मार्ग भी हो चाहे अराजनीतिक मार्ग हो, लेकिन करोड़ों के लोग कुछ कल्याण कर सकूं, इसलिए आना चाहता हूं। तो कुछ नहीं बोल पाए। तो मैं मानवर कांसीराम साहब ने उस समय नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, और डिप्रेस क्लास की आवाज़ उठा रहे थे। तो मैं स्वयं मोटिवेट होकर के बहुजन समाज पार्टी में गया कि जो मैं करना चाहता हूं, मुझे लगता है उन गरीब मजदूरों की मदद के लिए बहुजन समाज पार्टी सबसे उपयुक्त है। मुझे कोई बहुजन समाज पार्टी में ले नहीं गया, मैं स्वयं गए और कांसीराम साहब से बात की। और उस समय वो 1991 में थैली और रैली कर रहे थे। तो उनसे मैंने बात की कि भाई मैं भी आ गया हूँ आपकी पार्टी में, हमारे यहाँ भी एक रैली कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, इस समय पाल में 1 लाख की थैली और 1 लाख की रैली जो करे, मैं रैली बेच रहा हूँ। तो कानपुर मंडल के तमाम नेता थे, सारे नेता थे, जिलाध्यक्ष से सुनीलाल पटेल भी उस समय थे मंडल अध्यक्ष से। तो हमने कहा, एक काम करते हैं साहब कि 50,000 तुम्हारा संगठन इकट्ठा करे, 50,000 हम अपने पास से दे देंगे। तो पूरे संगठन के लोगों ने हाथ ऊंचा कर दिया कि भाई हम पैसा साहब नहीं कर पाएंगे, रैली तो हम करेंगे। तो कांसीराम साहब ने कहा, भाई देखो ये तो सब कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, जनसमूह इकट्ठा करने में पैसा नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा 58 साल। तो हमने कहा, हम 58,000 की थैली देंगे और रैली जहाँ मर्जी हो वहाँ कर लो। तो उन्होंने सब नेताओं के सामने कहा कि अगर ये 58,000 की थैली देगा तो ये जहाँ चाहेगा वहाँ रैली करेगा। मैंने 91 में बड़ी रैली घाटमपुर में की, पहली रैली की, जो उस समय के यूपी के जितने भी नेता थे, इंडिविजुअल किसी की रैली उतनी बड़ी नहीं हुई थी। मैं कांसीराम साहब के साथ जुड़ गया। उसके बाद 93 में
सपा मतलब बसपा वहाँ का से राजनीतिक जीवन की आपकी शुरुआत हो कर गई। लिया। उसके बाद 93 में सपा बसपा गठबंधन हो गया, तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बने, हमने गंगा बैराज में बड़ी रैली की। उसके बाद फूलबाग में पाल सम्मेलन बड़े पैमाने पर किया। उसके बाद 6 फरवरी 96 को स्वाभिमान रैली अकबरपुर में की, और उसी रैली में इतनी बड़ी रैली हुई थी वो स्वाभिमान रैली, तो उसी रैली में आदरणीय कांसीराम साहब, तब तो ये भी नहीं पता था कि मई में चुनाव होने वाले हैं। वाजपेयी जी की सरकार गिरी, और 6 फरवरी 96 के बाद मई में चुनाव हो गया। उसी मन से उन्होंने कहा, मेरा साथी मुझसे कह रहा था रैली करूँगा, तो हमने कहा था कि यहाँ तो बस का साधन नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, ट्रेन का अच्छा साधन नहीं है। साथी कह रहा था रैला करूँगा, उसने तो यहाँ रैला कर दिया। जितने लोग आए हैं अगर उतने वोट डाल देंगे तो बिल्हौर पार्लियामेंट चुनाव जीत लेंगे। और उन्होंने उसी मंच से बहन मायावती से कहा कि इससे कहो कि इसे पार्लियामेंट बिल्हौर लड़ना पड़ेगा। उसके बाद मई में 96 में पार्लियामेंट चुनाव हुआ। 4 विधानसभा जीतने के बाद कल्याणपुर से हार गए 22,000 से। फिर क्या था, 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और घाटमपुर से मैं MLA बन गया। यानी लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। इसके बाद 98 पार्लियामेंट आ गया, 98 पार्लियामेंट लड़े, फिर 4 विधानसभा जीत गए, 1 से हार गए। फिर 99 पार्लियामेंट आया, 58,000 की लीड के बावजूद भी 2200 वोट से हमें कल्याणपुर से हरा दिया गया, काउंटिंग 4 घंटे रोक के। उसके बाद 2004 में मैं MP बन गया बहुजन समाज पार्टी। ये भी मान सकते हैं जहाँ आपकी जीत होती थी, लेकिन लोगों के बीच में आपकी पहुंच उतनी ऊपर हो जाती थी। नहीं, मेरा ये मानना है कि कोई भी काम मुकाम हासिल करने के लिए पार्ट टाइम शार्ट टाइम सीजन नहीं है। राजनीति भी पार्ट टाइम शार्ट टाइम सीजन नहीं है। हम 7 दिन 7 विधानसभाएं थी, 7 दिन हमारे डे फिक्स थे। संडे मंडे कल्याणपुर, मंगल बिल्हौर, बुध सरसौल, बृहस्पति सरवणखेला, शुक्र चौबेपुर, शनिवार घाटमपुर और संडे मंडे कल्याणपुर। और मंडे के दिन पूरे दोनों जिलों की समस्याओं के लिए IG DIG से मिलना आज भी तब से 90 से लेके आज तक वो क्रम जारी है। ये आप 7 दिन वहाँ देते हैं, यानी आप बता रहे हो कि फुल टाइम आप राजनीति में हो। ऐसे में एक जो है परिवार आपका समाज हो गया, यानी जनता के बीच में आप जा रहे हो, दूसरा आपका परिवार है, तो उसको कैसे टाइम दे पाते हैं फिर? आपको याद हो कि 2007 में मैंने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय सर्वोदय पार्टी उसका नाम था, और मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा में निकला। 73 दिन की, 73 जिले थे उस समय, 73 दिन की यात्रा में निकला। और मेरा उद्देश्य था कि 1000 व्यक्तियों से पर डे बात करूंगा 24 घंटे में, चाहे वो 1 मीटिंग में हो, चाहे 2 मीटिंग में हो, चाहे 4 मीटिंग में हो, लेकिन 1000 आदमी से मिनिमम बात करके आगे जाऊंगा। मैं 73 दिन बाद घर आया। 73 दिन हमने अपने बीवी बच्चों से बात नहीं की। तो एक दिन लौटने के बाद मेरे पलंग में सामने बीवी और 2 बेटे बैठे थे, तो उन्होंने कहा 73 दिन आपको याद नहीं आया? हम लोग याद नहीं आया, हमको याद आए तभी तो लौट आए। अगर याद ना आते तो लौटने की भी आवश्यकता जरूरत नहीं थी। हमने कहा जितना बढ़िया हो सकता था लोगों ने खाना खिलाया, जितना बढ़िया उनके घर में सब बेस्ट बिस्तर होता था उसमें सुलाया। याद थे कि बीवी भी है, बच्चे इसीलिए लौट आए, भाई भी है। मैं हम कहा एक बात बताओ, जब तुम हमारे सामने बैठे हो, जब मैं देखता हूँ कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, तो इसी घर में हमारे माँ बाप भी रहते हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। इसी घर में हमारे 5 भाई और हैं, 3 बहनें हैं, 11 भतीजे हैं, 5 भतीजियाँ हैं। इतना बड़ा परिवार है, वो सब हमें नहीं दिखाई देते। तुम्हारी तरफ 73 दिन पीठ हमने कर ली, तो हमने पूरे 73 जिले में लाखों लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत का आकलन करने का काम किया। अब तुम बताओ, फैसला करके बताओ कि हमें तुम्हारी तरफ मुंह रखना चाहिए या पीठ रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें पीठ रखनी चाहिए। इसलिए मैं इतना सफ़र इसलिए पूरा कर पाया हूँ, परिवार का पूरा 100% साथ। परिवार के बारे में आज भी इतनी उम्र के बाद भी हमें कभी 1 मिनट भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा परिवार कैसा होगा। सब भाई अपना काम देखते हैं। पिताजी की छत छाया रही अभी तक, माँ भी मेरी जिंदा थी, सारे भाई, सारे भतीजे। कोई ऐसा हमारे परिवार में नहीं है जो इलायची भी खाता हो। गुटखा खाने वाला एक भी हमारे ख़ानदान में
नहीं कोई है। आदमी नहीं है। नहीं, जैसे आपने उनका पिताजी हैं, साथ देते हैं पूरा, तो बचपन से सोचा होगा ना कि नहीं आप कुछ। हमें लगता है कि जो पिता सोचता है, हम्म, पिता की सोच का परिणाम ही पुत्र होता है। पिता हमारे 30 साल अनपोज प्रधान थे हम्म। यानी राजनीतिक जो विरासत आप वो पिताजी और की। कांग्रेस के वो नॉन पेंशन फ्रीडम फाइटर थे। हम्म, पेंशन नहीं ली, हम्म, लेकिन वो सेनानी थे। और स्वर्गीय बेनी सिंह अवस्थी जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर होते थे, उसी गांव में हमारा वो माना था। वो पिताजी के पास आते थे जब चुनाव लड़ते थे। एक दिन मैं जब एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो उन्होंने कहा देखो बेनी सिंह अवस्थी हमारे घर आया करते थे। हमने कहा तुम्हारे कारण बेनी सिंह तुम्हारे घर में पैदा हो गए। तो निश्चित तौर पे पिता का मतलब की छत्र सोच, छाया से, हाँ, पिता की सोच उनकी जो सोच भी करना समाज के चाहते लिए। थे, हमें लगता है उसको वही हमने कर पूरा रहे कर हैं। दिया। इससे बड़ा कोई हमारे पिताजी पिताजी के सपने को आप कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। और मैंने तो अपने परिवार से ये भी कह दिया था कि आप हमारे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ज़िंदगी में जिससे तुम्हारा कहीं सर नीचा हो। सर ऊंचा होगा ये तो काम करेंगे। लाभ का भी अगर कोई स्रोत निकलेगा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा, करोड़ों लोगों के लिए होगा। नहीं, हमारा परिवार जो है पूरा है, संपूर्ण जनता संपूर्ण है, संपूर्ण। उसमें आप भी आ रहे हैं, उसी नज़र से हम सबको और देखते हैं। मैंने पूरी राजनीतिक ज़िंदगी में पहला राजनीतिक होऊंगा बसपा में, जहाँ 15-85 की बात होती थी, तब भी हमने पूरी राजनीतिक ज़िंदगी में, मैं कह सकता हूँ लाखों की भीड़ में, कि हमने कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नज़र आते हैं। हमारे कंप्यूटर में गड़बड़, हमें सारे भाई सारे इंसान नज़र आते हैं। आप पाल इन समाज- 25-30 सालों में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने इस 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हमारे पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं। वो 150 किलोमीटर दूरी पर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी ये सोचता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। आप संगठन के लिए भी काम करते हैं, पाल समाज के लिए। अब नई बात आ रही, पाल गोपाल, यानी पाल यादव, पाल दोनों लोग जो पाल हैं- का मतलब है जो सबको पाल ले। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि पाल समाज में पैदा हुए, और हम पहले समाजवादी हैं, हम पहले अम्बेडकरवादी हैं, हम पहले गांधीवादी हैं। चूँकि हमारा संविधान ये रखा है, ये संविधान समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना का संदेश देता है। इसको पूरा करने का हमारा ज़िंदगी का मकसद है, वो पूरा हो रहा है। पाल समाज भी के लिए भी इसलिए कर रहे हैं कि पाल समाज भी जो मैं करना चाहता हूँ उन्हें सही लगता है। समाज को, चूँकि दल का नेता होना बहुत आसान है, दल में तमाम नेता हो गए हैं, दल में नेता हो गए, मंडल कमीशन की आवाज़ लगा के बीपी सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँच पाए, लेकिन समाज के नेता नहीं हो पाए। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहने के बाद 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन ठाकुरों के नेता नहीं हो पाए। माननीय मुलायम सिंह समाज के नेता हो गए, इसीलिए समाजवादी पार्टी से लगा 4 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं। और दल का नेता होना बहुत आसान है, कोई हम पे प्रसन्न हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, कोई हम पे प्रसन्न हो जाए महासचिव बना ले, लेकिन कौम का नेता बहुत बड़ी बात है। जो कौम का नेता है फिर उसे अपने दल समाज के को नेता जो- होने की कोई ज़रूरत अपना नहीं समाज है। अगर और उनको लेकिन पालता है। समाज का नेता होना उतना कठिन है। समाज चित करके लिटा के देखे, पट करके लिटा के देखे, धूप में खड़ा करके देखे, पानी में खड़ा करके देखे, कहे इसकी चाल नहीं ठीक, इसका चूतर नहीं ठीक, इसका कपड़ा नहीं ठीक, इसकी बात नहीं ठीक, इसकी चेहरा नहीं ठीक, माने न माने नेता इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो समाज का नेता है उसको दल के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक बात ये आ रही कि कहीं ना कहीं आपके भाई के लिए टिकट की दावेदारी हो रही कानपुर देहात से। नहीं, मैं तो उसको कैसा मैं तो बिना शर्त, बिना लोभ, बिना लालच, सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, चूँकि अभी देश का चुनाव नहीं है, 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अगर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियाँ परास्त हो गई
तो 2024 में मोदी जी गुजरात चले जाएंगे और हमें लगता है लोकतंत्र भी बच जाएगा, संविधान भी बच जाएंगे और एससी ओबीसी माइनॉरिटी जो लोग 20-25 सालों में स्वाभिमान सम्मान की ज़िंदगी शुरू किए थे उनका स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित भी हो जाएगा। इसलिए हमने बिना शर्त, बिना कोई एग्रीमेंट के हम देने आए हैं। हमारा ब्लड ओ पॉजिटिव है, डोनर ग्रुप है, हमारा ब्लड ही है डोनर ग्रुप, इसलिए हमें देना ही है, हम सबसे ले नहीं सकते। इसलिए हम लोग ये कुछ नहीं कह सकते कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये पार्टी डिसाइड करेगी, हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं हैं। और हमारा काम है, अभी मैं पूरे मंडल की यात्रा करके आया हूँ, पाल गोपाल को एक करने आया हूँ। पाल गोपाल की बात तो इसलिए कहता हूँ, वैसे तो मैं जाति और बाउंड्री और दल से परे जीवन हमने जिया है, वही मकसद भी है। लेकिन जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसके पैदा होते उस समाज में अधिकार अपने आप पैदा हो जाते हैं, उसका दायित्व भी बढ़ जाता है, दायित्व भी बढ़ जाता है, उससे समाज की अपेक्षा बढ़ जाती है। जब समाज अपेक्षा हमसे करेगा तो हम भी समाज से कुछ अपेक्षा करेंगे। इसलिए हमने कहा अगर हम कहेंगे पिछड़ों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, हम मुसलमानों के नेता हैं, हम सर्वहारा वर्ग के नेता हूँ। आप उस समय जब 1585 की बात हो रही थी तो अगर हमारे पास 100 ब्राह्मण होंगे पार्लियामेंट में तो आज भी हमारे साथ हैं। जब कभी ब्राह्मण बसपा को वोट नहीं देता था तो भी हमारे साथ थे, ठाकुर जो हमारे साथ चले थे वो आज भी साथ हैं। तो इसलिए हम तो बाउंड्री लेस हैं, लेकिन चूंकि व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसके अधिकार पैदा होते हैं, इसलिए हमने जरूर समझा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि पहले हमारी कोशिश, हमारी चाहत होगी कि पाल और गोपाल जो राजनीतिक रूप से अलग हुए थे, सामाजिक रूप से दोनों एक ही बिरादरी कहे जाते हैं। वैसे तो जात जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये काम है जो कौम बन गए हैं। जो व्यक्ति जो काम करता रहा, चमार को चमार इसलिए कहते हैं कि चमड़े का काम करता था इसलिए चमार था। काची कुशवाहा साग को इसलिए काची कुशवाहा साग कहते हैं, सब्जी उगाने का काम करता था। तेली का काम तेल पेरने का था इसलिए उसे तेली कहते हैं। हमें पाल इसलिए कहते हैं कि चूँकि हम भेड़ बकरी चराते थे, गोपाल गाय भैंस चराते थे इसलिए उन्हें गोपाल कहते हैं। तो ये जातियाँ नहीं हैं, ये काम है जो लंबे समय तक जो व्यक्ति काम करता रहा वो कौम बन गया। लेकिन अब बस ज़माना बदल गया है, समाज आगे बढ़ गया, चंद्रयान में पानी खोज रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। अब का जाति कम, अब क्लास हो गया है, अब कास्ट नहीं क्लास हो गया है। IAS से शादी कर रहा है, वो नहीं देख रहा है कि शेड्यूल कास्ट की औरत IAS है और ब्राह्मण का लड़का अगर IAS है तो वो भी शादी कर रहा है। ब्राह्मण की लड़की IAS है और शेड्यूल कास्ट का लड़का IAS है तो वो भी आपस में शादी कर रहे हैं। अब क्लास है, IAS से शादी कर रहा है, IAS से कर रहा है, PCS से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है। अब क्लास हो गया है, क्लास है वो कार्य क्षेत्र है, यहाँ विचार मिलने चाहिए। नहीं अब उस काम से नहीं, तो यही ये कौमें हैं, ये सब आपस में भाई थे। जात जैसी कोई चीज़ नहीं, शेड्यूल कास्ट भी कोई कास्ट नहीं है। वो जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से जो कमज़ोर समाज था, बहुत निचले तबके पायदान में खड़ा था, जो सर्वाइवल के लिए जिसके पास खाना भी नहीं था, उसके लिए एक सूची बनी कि जिनकी आर्थिक सामाजिक शैक्षिक हालत बहुत ख़राब है, उनकी जो सूची बनी वही अनुसूची कहलाई, वही ST सूची कहलाई। वो सूची कोई जात नहीं, अनुसूचित कोई जात नहीं है, ये सब भाई हैं। कोई बाहर का काम कर रहा था, कोई भीतर का काम कर रहा था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, श्रम जितना कठिन होता जाएगा जात उतनी नीची होती जाएगी, श्रम जितना कम होता जाएगा सम्मान उतना बढ़ता जाएगा। जब तक इस देश में श्रम को सम्मान नहीं मिलेगा, जो इस देश का निर्माण में लगे हैं उनको सम्मान नहीं मिलेगा, देश उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से उसे बढ़ना चाहिए। और जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा थी उसके अनुरूप आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। बाबा साहब ने ये नहीं सोचा था कि सैकड़ों वर्ष तक शेड्यूल कास्ट का आरक्षण चलेगा। उन्होंने सोचा था शायद लोग हमारी बात को समझ जाएंगे तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमने वोट का राइट इसीलिए दिया है, रानी और मोतरानी के वोट की बराबर कीमत इसलिए की है कि इससे जिनके वोट ज़्यादा होंगे उनकी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जिनके वोट कम है वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो अपने हितों की रक्षा के लिए आज चंद लोग पूंजीपति, पूरे देश की संपत्ति चंद पूंजीपति को देने का काम किया जा रहा है।
और देशभक्ति का बड़ा बड़ा नारा देने का काम कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि संविधान, देश की एकता अखंडता की हम शपथ लेते हैं और ये मौजूदा सरकार इस देश की जातियों में, धर्मों में तोड़कर, बांटकर, छिन्न भिन्न करना चाहती है। इसी की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमने, चूँकि देश में निश्चित तौर पर अगर मोदी से कोई सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहा है तो वो गांधी परिवार और गांधी की कांग्रेस से लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने जरूरी समझा उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, उनको सब ताकत दी जाए जो मेरे पास। समाजवादी पार्टी में इसलिए आए कहीं ना कहीं आप समाज के हित के लिए कार्य करना चाह रहे थे? नहीं, समाज के केवल हित के लिए नहीं, इस देश के संविधान के हित के लिए, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए हमने राजनीति शुरू की थी। हमने आपसे पहले कहा कि मैंने तो लोगों से पूछा कि मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, लेकिन क्यों? तो इसलिए हमने तो उसी के लिए, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, उसी आंदोलन के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था, कांसीराम का आंदोलन था, जो डॉक्टर लोहिया करना चाहते थे, हम वैसा समाजवाद स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी में आए हैं और हमें पूरा भरोसा है माननीय अखिलेश यादव जी पर। 5 ऐसी बातें जो आप 2022 चुनाव में देखना चाहते हैं? हमें लगता है कि विकास एक शाश्वत प्रक्रिया है। जब हम आज़ादी के बाद जब चले थे तो 32 करोड़ इस देश की आबादी थी। 32 करोड़ आबादी के लिए दोनों टाइम का भोजन नहीं था। इस देश के किसानों को जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उसके तहत आज देश इतनी मजबूती पर खड़ा है। आज मोदी जी जो भी पत्थर लगा रहे हैं वो कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, अंबेडकर के उन सपनों का भारत पहले से बना हुआ है। पिलर खड़े हैं, दीवारें बनी हैं, बिल्डिंग बनी है, उसको बेच तो रहे हैं। उस पर कोई एक्स्ट्रा एक कमरा बनाने का काम भी 8 साल में नहीं हुआ है। इसलिए हमने जरूरी समझा कि देश में कांग्रेस लड़ रही है लेकिन प्रदेश में खड़ी नहीं हो पा रहा। इसलिए हमने जरूरी समझा कि कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ताकत दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में अगर सांप्रदायिक शक्तियां रुकेंगी तो 24 में निश्चित तौर पर मोदी जी भी गुजरात चले जाएंगे। मोदी को देश में रोकने के लिए आपने यूपी को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। विकास का मतलब आप, विकास एक शाश्वत प्रक्रिया है। जब से देश आज़ाद हुआ है लगातार विकास हो रहा था। जहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं था, कभी ये कहा जाता था कि हल लिए किसान हल चला रहा होगा, ट्रैक्टर चला रहा हो, वहीं से बात कर रहा होगा। विकास तो और आगे बढ़ेगा। अभी अगर 4G है तो 5G आएगा, 6G आएगा। विकास तो शाश्वत प्रक्रिया है। विकास किसी ने, कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले कोई विकास करके दिखाया हो तो हम समझ लें। हमारा एक ही है, बाबा साहब अम्बेडकर का कल ही संविधान दिवस था। उन्होंने एक बात कही थी, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, किसी देश का कानून कितना अच्छा क्यों न हो, लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान कानून बेकार जाएगा। हमें लगता है इस समय, मौजूदा समय में विकास की बात तो छोड़ो, इनकी नीयत नहीं ठीक है। ये समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके, समाज को अपनी सांप्रदायिक ताकतों से दबा करके, संविधान को डिफंग करके ये सत्ता में तानाशाही रवैयों को अपनाना चाहते हैं। इससे लगभग जनता उठ चुकी है। हम लोग तो इसी को पुनः निर्माण के लिए, विकास तो होएगा ही, जो बैठेगा वही करेगा। तो इसलिए विकास जैसी कोई 5 चीज़ें नहीं, संपूर्ण विकास चाहिए जो हमारे संविधान की मंशा है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान में लिखा है, आज़ादी दिलाने वालों ने जो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि आज़ाद भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा सबको मुहैया होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आज अनाज हम फूड सिक्योरिटी बिल जैसा बिल भी UPA 2 में पास कर पाए हैं, तो इसमें करोड़ों किसानों की मेहनत है। कोई सरकार की कोई बड़ी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़े हैं तो तमाम प्राइवेट संस्थाएं, वरना प्राइमरी एजुकेशन देने लायक भी नहीं हो पाए। आज चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बढ़े हैं तो लाला लाजपत राय में एक कमरा भी नहीं बना पाए हैं एक्स्ट्रा जो बन गया था।
आज प्राइवेट जो नर्सिंग होम खुले हैं, उन्हें चाहे लूट का साधन ही क्यों न कहें, अगर वो ना खुले हों तो प्राइमरी हेल्थ मुहैया नहीं कराने लायक बने। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार के भरोसे इस देश को अल्लामा इकबाल के उस शेर को बुलंद नहीं किया जा सकता जो 26 जनवरी 15 अगस्त को कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हो सकता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लेना ही विकास है। संपूर्ण देश को एक रखना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। नेशनलिटी नहीं है, ये देश तरक्की कर रहा है। मुझे मेरा जैसा आदमी कहता है उल्टी दिशा में चल रहा है। ये देश संतों का है, गुरुओं का है, महात्माओं का देश है, भगवानों का देश है। जब जीरो डेवलपमेंट था, विकास की बात करते हैं इसलिए सुन लीजिए विकास है क्या। जब जीरो डेवलपमेंट था, जब लोग 2 पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, जब पत्तों में लिखते थे, छालों में लिखते थे, तो विजन वसुधैव कुटुंबकम का था। यही देश है, पूरी धरती कुटुंब है। ये सोच सिर्फ भारत में है, दुनिया के किसी मुल्क में पाई नहीं जाती। 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने कहा सर्वे भवं सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई धरती पर ना दुखी रहे, इसके लिए बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके दुख का कारण और उसके निवारण के लिए घर छोड़ने का काम किया। 2500 साल पहले कोई दुखी न हो, ये सोच इसी भारत की थी। आज़ादी से पहले हंसते हंसते फांसी में झूल गए, देश का विजन था। तब जीरो डेवलपमेंट था, लाइट नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, लेकिन विजन बड़ा था। आज शिक्षा चरम सोपान चल रहे हैं, चंद्रयान में पानी खोज रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर रहे हैं, आज हाइड्रोजन जल रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। जानते हो, जो दिए में दिखाई पड़ता था, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, जो दिए में दिखाई पड़ता था आज हाइड्रोजन में नहीं दिखाई दे रहा था। दिए में क्या दिखाई देता था? दिए में माँ बाप दिखते थे, दिए में भाई बहन दिखते थे, दिए में खानदान दिखता था, दिए में पड़ोसी दिखते थे, दिए में गांव दिखता था, दिए में जिला दिखता था। इसी गांव गली में रहने वाले लोगों को लोग गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह जैसे लोगों को पूरा देश दिखता था। लेकिन आज सब कुछ बढ़ रहा है। शिक्षा बढ़े तो विजन बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट बढ़े तो विजन बढ़ना चाहिए, रोशनी बढ़े तो विजन बढ़ना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, विजन घट रही है। आज वसुधैव कुटुंबकम छोड़ो, सर्वे भवन्तु सुखना छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो उसी गांव में रहते हुए, उसी डेवलपमेंट वाले कमरे में जिन्होंने हमें पैदा किया है, अपवाद न हो तो सबको माँ बाप भी दिखाई नहीं पड़ते। अपवाद न हो तो जो आगे पीछे पैदा हुए हैं भाई बहन, वो भी उसी डेवलपमेंट वाले कमरे में, उसी मकान में दिखाई नहीं पड़ते। अब तो इस शिक्षा की चरम सोपान चढ़ने के बाद डेवलपमेंट के इस दौर में CFL की रोशनी में केवल मेरी बीवी, मेरे बच्चे दिखते हैं। अगर इसको डेवलपमेंट कहते हो तो ऐसा डेवलपमेंट मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं तो फिर वही चाहूँगा, फिर यहाँ से नारा, फिर कोई यहाँ पैदा हो अम्बेडकर, फिर कोई पहल लोहिया पैदा हो, फिर यहाँ राम कृष्ण की वो धरती जिसमें वसुधैव कुटुंबकम हो। ऐसा भारत में चाहता हूँ, इसी को विकास मानता हूँ। चलिए, अंतिम सवाल ये है कि अगर 2022 में सपा से आपको टिकट मिलता है तो आपकी सबसे लोकप्रिय विधानसभा कौन सी होगी? हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले आदमी हैं। तब भी मन में हमने बताया कि हम जिस दिन से राजनीति शुरू की थी तो हमने बाइफरकेट करके कभी राजनीति नहीं की, न जात के लिए राजनीति की, न किसी वर्ग के लिए की, न दल के लिए की। हम तो समष्टि, हमने तब कानपुर अकेला था जब हमने शुरुआत की थी। 14 विधानसभा, 3 पार्लियामेंट वाला कानपुर था। इसको हमने इकाई मान के हमने राजनीति शुरू की। लोग बाग एक विधानसभा का विजन रखते हैं, एक पार्लियामेंट का विजन रखते हैं। हम तो जिस दिन से हमने शुरुआत की थी उस दिन कानपुर के डिस्ट्रिक्ट जैसा विजन था। हमने मानवर कांसीराम साहब से कह दिया था कि अगर आप यूपी घुमा सकते हैं तो एक आध जिले हम भी उंगली में घुमा सकते हैं। तो हमारा इतना बड़ा क्षेत्र तो पहले से दिन से है। तो ये माना जाए कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी न करके 2024 में 24 की तैयारी पूरी तरीके से हम तो अभी हमारा लक्ष्य 2022 है। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है, पाल गोपाल को एक करने का लक्ष्य है, और जो मेरा समाजवाद कहता है, हमें लगता है जो लोहियावाद है, अम्बेडकरवाद है, गांधीवाद है, जो सबके लिए हो पाए, हम ऐसा समाजवाद चाहते हैं।
हमारा समाजवाद ये है, हमारा समाजवाद ये नहीं है। हम उस समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं जो 22 में समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में समाजवाद लाए ही, अगर उत्तर प्रदेश में हमने समाजवाद स्थापित कर दिया, सभी लोगों को वो सम्मान दे पाए, सभी लोगों को भागीदारी दे पाए, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है देश में समाजवाद ही स्थापित होगा, समाजवादी पार्टी ही स्थापित करने का काम कर पाएगी। वो 24 आपने देखे कैसे राजा रामपाल जी ने बताया कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी एक ही इच्छा है कि प्रदेश में समाजवाद स्थापित हो, अखिलेश की सरकार आए। वो पार्टी के निर्णय पे ही चुनाव लड़ेंगे जैसा पार्टी आदेश करती है।